Hello students, welcome to our channel e-learning group GSS Jaroda. Today I am going to teach you the next part of the fourth lesson, the tale of the Vishnoij. As you know, in these days we are giving you online classes. I hope you all are taking interest. जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है, इन दिनों हम आपको ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू टीच कर रहे हैं। तो इसी सीरीज में आज हम द टेल ऑफ द विश्नोइज, वो एक न्यू चैप्टर है आपके लिए, उसकी शुरुआत हमने कल की थी और इसका जो नेक्स्ट सेकंड वीडियो जो है आज हम शेयर किया जा रहा है आपके साथ। तो आप प्लीज़ इसे ध्यान से देखें, अच्छे से समझें। कल हमने जाना था, हिस्ट्री जानी थी कि किस तरह से मारवाड़ में पहले माहौल था। पहले तो उसका क्लाइमेट के बारे में जानकारी ली, उसके बाद में वहाँ की जो वेजिटेशन है, एनिमल्स हैं, इसके बारे में, और देन उसके बाद इसकी हिस्ट्री जानी हमने कि किस तरह से यहाँ एक ज़माने में भील शासन किया करते थे और ये क्षेत्र जो है बिल्कुल भी विजित नहीं था। लेकिन कुछ समय बाद यहाँ 3000 साल पहले की बात है, कैटल कीपर्स जो हैं वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया के, किस तरह से यहाँ आए और अपने ताकत के बल पर, उनके पास जो एक्स्ट्रा हॉर्सेज एंड सुपीरियर वेपन्स थे उसके बल पर इन्होंने यहाँ कब्ज़ा किया। और भील जो यहाँ पहले रहा करते थे, कब्ज़ा था जिनका भील समुदाय का, उनको हार मानकर अरावली की तरफ जाना पड़ा। और धीरे धीरे फिर मारवाड़ की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ने लगी। द पॉपुलेशन ऑफ मारवाड़ वाज ऑन द इंक्रीज, ये हमने कल देखा था लास्ट। अब इसी सीरीज में हम आगे चलेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे कि नेक्स्ट पैराग्राफ जो है इसका, उसको देखा जाए। वाज ऑन इंक्रीज, नेक्स्ट पैराग्राफ लेते हैं हम। हेलो, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, आगे देखते हैं हम। बट एज सेंचुरीज पास्ट, नेक्स्ट पैराग्राफ देखें। लेकिन जैसे जैसे सदियां बीती, द लार्ज हर्ड्स, और ये जो बड़े बड़े जो हर्ड्स ऑफ कैटल जो हैं, जानवरों के जो बड़े बड़े झुंड जो हैं, बिगेन टू अफेक्ट द वेजिटेशन, वो यहाँ की वेजिटेशन को, यहाँ की वनस्पति को प्रभावित करने लगे। बड़ी संख्या में जानवर हो गए, तो वेजिटेशन धीरे धीरे, जो एक समय ये हरा भरा क्षेत्र हुआ करता था, और जैसा कि अभी आपको पता है, जब कैटल कीपर्स का इधर इस ओर आना हुआ, उन्होंने इस ओर रुख किया, तो इसका मतलब डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा हरा भरा क्षेत्र रहा होगा आज से 3000 साल पहले। लेकिन जैसे जैसे प्रेशर पड़ा, हर्ड्स ऑफ कैटल बिगेन टू अफेक्ट द वेजिटेशन, बड़ी संख्या में जैसे जैसे सदियां बीती, तो मवेशियों के झुंडों ने, मवेशियों के झुंड को हर्ड कहा जाता है, तो यहाँ की वेजिटेशन को सब प्रभावित करने लगे और धीरे धीरे यहाँ की जो हरियाली थी वो उजाड़ की तरफ बढ़ने लगी, मरुस्थल की ओर बढ़ने लगी। द सीडलिंग्स एंड सैपलिंग्स, जो बीज डाले गए थे, एंड द सैपलिंग्स यानी नवजात पौधे, छोटे पौधे जो होते हैं नवजात, और सीडलिंग्स यानी बीज जो थे, वर ग्रेज्ड डाउन, इनको चरा गया, अर्थात चढ़ लिया गया। ग्रेज माने होता है चरना, पैसिव वॉइस है। एंड हैड लिटिल चांस टू ग्रो, और इनके बहुत ही लिटिल चांस थे बढ़ने के, यानी कहने का मतलब इस तरह से जानवरों ने, मवेशियों ने उसे खा डाला
सैपलिंग्स को, नवजात पौधों को और बीजों को, कि उनके बढ़ने के कोई चांस नहीं थे, लिटिल चांस थे। लिटिल यहाँ एक डिटर्मिनर है जिसका प्रयोग जो है न के बराबर के लिए किया जाता है। जब भी कोई चीज़ या किसी मात्रा की मात्रा जो है न के बराबर होती है तो यहाँ पर लिटिल का, तो चांस यहाँ पर कैसा था, न के बराबर, इसलिए लिटिल का प्रयोग किया गया। टू ग्रो, इन्वेडर्स और जो आक्रमणकारी थे, कौन थे यहाँ इन्वेडर्स? विभिन्न जो कैटल कीपर्स जो थे वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया के, उनके लिए आया है। इन्वेडर्स एंड द ट्राइबल भील्स फाउंड लेस, और धीरे धीरे जो है स्थिति ये बन गई कि जो इन्वेडर्स जो थे आक्रमणकारी, एंड द ट्राइबल भील्स यानी जो जनजातीय भील जो थे, फाउंड लेस एंड लेस टू सस्टेन देमसेल्फ। अब उन लोगों को अपने आप को बचाए रखने के लिए बहुत कम मिल रहा था। उनके पास अपने आप को कायम रखने के लिए, सस्टेन माने कायम रखने के लिए, देमसेल्फ माने स्वयं को। मैंने पहले भी एक बार बताया, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जब ये किसी नाउन सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगता है तो ये एम्फैटिक प्रोनाउन कहलाता है, और जब एंड ऑफ द सेंटेंस में आता है, इन द एंड ऑफ द सेंटेंस, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। और इसका हिंदी में हमेशा अर्थ जो है इस तरह के शब्दों का हमेशा स्वयं होता है, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फैटिक प्रोनाउन का हिंदी में अर्थ हमेशा स्वयं होता है या खुद होता है। इनके पीछे सेल्फ या सेल्फ लगता है। अगर प्लूरल है तो सेल्व्स लगेगा और सिंगुलर है तो सेल्फ। तो आइए जाने वापस, इन्वेडर्स एंड द ट्राइबल भील्स। इस स्थिति के कारण मवेशियों द्वारा जब वहाँ की जो वनस्पति है उसको बहुत ज़्यादा चर लिया गया, नुकसान कर दिया गया, और जब उन वनस्पतियों के बढ़ने के, सीडलिंग्स और सैपलिंग्स के बढ़ने के चांसेस लिटिल हो गए, तो इन्वेडर्स एंड द ट्राइबल भील्स फाउंड लेस एंड लेस टू सस्टेन देमसेल्फ। तो अब उनके पास में बहुत ही कम बचा था अपने आप को कायम रखने के लिए। फाइनली दे द 13th, और उसके बाद अंततः इन दी अल्टीमेटली द 13th सेंचुरी, 13वीं शताब्दी की बात कर रहा है ये, एडी 13वीं शताब्दी एडी की बात कर रहा है। इस शताब्दी में saw the final conquest of the Bhils by the Rathouds of Kannauj। 13वीं शताब्दी जो है उसने ये देखा, the final conquest of the Bhils by the Rathoud of Kannauj। कन्नौज के जो राठौड़ थे उनके द्वारा भीलों पर अंतिम रूप से विजय प्राप्त कर ली गई। कंक्वेस्ट का मतलब विक्ट्री जो है वो प्राप्त कर ली गई। 13वीं शताब्दी ने ये नज़ारा देखा, अर्थात 13वीं शताब्दी में एक घटना यहाँ घटित हुई जब जिसके तहत राठौड़ और कन्नौज ने भीलों पर आक्रमण कर लिया, भीड़ों पर कब्जा कर लिया, उन पर विजय प्राप्त कर ली। द राजपूत्स नाउ, और जो राजपूत थे, नाउ रूल द होल ऑफ मारवाड़। अब पूरे राजपूतों, पूरे होल ऑफ मारवाड़ में, अर्थात कहने का मतलब पूरे मारवाड़ पर अब राजपूतों का शासन हो गया। अब वो राजपूत शासन करने लगे, राजपूत वंश के लोग जो हैं शासन करने लगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसकी हिस्ट्री देखी कि किस तरह से मारवाड़ में पहले भील थे, और भील के बाद फिर वहाँ पर कैटल कीपर्स जो मध्य एशिया और पश्चिम एशिया के आ गए, उन्होंने किस तरह से वहाँ पर अपना शासन किया, अपना कब्जा जमाया, और भीलों को खिसकना पड़ा पीछे की तरफ। और अंततः फिर जब इन दोनों के लिए अपने आप को कायम रखने के लिए कुछ नहीं बचा, तो ऐसी स्थिति में 13वीं शताब्दी में कन्नौज के जो राठौड़ हैं उन्होंने भीलों पर कब्जा कर लिया, भीलों पर विजय प्राप्त कर ली, और इस तरह से पूरा जो मारवाड़ है उस पर राजपूत शासकों का शासन हो गया। इसी क्रम में हम आगे चलेंगे, नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे। इन द ईयर 1451, 1451 जो एडी था, एडी का मतलब आप जानते हैं एनी डोमिनी, यानी ईसवी सन, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो भी घटनाएं हुई है इतिहास में, उनको कालक्रम देने के लिए उनको एडी के लिए पुकारा जाता है। यानी 4 एडी के बाद में, जब उनका जन्म हुआ था 4 एडी में, ईसवी सन में, तो उसके बाद के जो घटनाएं हैं इतिहास की, उसको बढ़ते क्रम में
एडी शो किया जाता है, और इनके जन्म से पूर्व यानी ईसा पूर्व, ईसा के आने से पहले की जो घटनाएं थी उनको बीसी कहा जाता है, जिसको बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है इंग्लिश में। तो इन द ईयर 1451 एडी, 1451 ईस्वी सन में, ड्यूरिंग द रेन ऑफ राव जोधा जी, एक राजा हुआ करते थे राव जोधा जी, उनके शासनकाल में, रेन का मतलब शासनकाल में, उनके साम्राज्य में वन ऑफ द ब्रेवेस्ट, जो राव जोधा जी कौन, वन ऑफ द ब्रेवेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री आई है यहाँ पर और इसके पहले द का प्रयोग हुआ है, वन ऑफ द ब्रेवेस्ट ऑफ द राठौड़ किंग्स, जो कि राठौड़ किंग्स में सबसे बहादुर राजाओं में से थे सबसे बहादुर राजा थे। राठौड़ किंग्स जो थे जितने भी, उनमें सबसे बहादुर राजा थे। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड, उस समय एक घटना घटित हुई इनके शासनकाल के दौरान, राव जोधा जी के शासनकाल के दौरान, जो कि जिनका परिचय अभी मिला कि वो राठौड़ किंग्स में सब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ द राठौड़ किंग्स। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड वॉज बोर्न, इस दौरान, इनके शासनकाल के दौरान एक बहुत ही असाधारण प्रतिभा वाला, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब असाधारण, बच्चे का जन्म हुआ इन द विलेज ऑफ पीपासर, पीपासर नामक गांव में एक विलक्षण प्रतिभा के धनी बच्चे का जन्म हुआ। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड वॉज बोर्न इन द विलेज ऑफ पीपासर, कौन से गांव में, नाम याद रखेंगे, पीपासर। हिज फादर वॉज, अब हम आ रहे हैं उस कम्युनिटी की ओर, उस कम्युनिटी की जानकारी हम लेंगे जिसको लेकर के ये पार्ट लिखा गया है, द टेल ऑफ द बिश्नोई नाम का। तो बिश्नोई समुदाय का कैसे उदय हुआ, कौन इस संप्रदाय के संस्थापक थे, फाउंडर थे, आइए अब हम उसकी ओर बढ़ रहे हैं। ऐतिहासिक घटनाओं के कालक्रम के साथ साथ आगे बढ़ते हुए, हिज फादर वॉज द हेडमैन ठाकुर लोहट, और उनके जो पिता थे, इस बच्चे के पिता, ये बच्चा कौन थे, ये बच्चे कौन थे, ये अभी जो जिन्होंने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की, अर्थात जम्बेश्वर जी की यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है, उनकी चर्चा चल रही है। हिज फादर वॉज द हेडमैन ठाकुर लोहट, उनके पिता जो मुखिया थे, हेडमैन थे, जिनका नाम था ठाकुर लोहट, एंड हिज मदर, और उनकी जो माता थी उनका नाम था हंसा देवी, उनकी माता का नाम हंसा देवी, और उनके पिताजी का नाम जो है ठाकुर लोहट था। जम्बेश्वर जी के पिताजी का नाम ठाकुर लोहट और मदर का नाम हंसा देवी। इस बच्चे की, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे ने जन्म लिया, उनके पिता का नाम ठाकुर लोहट और मदर्स नेम जो था हंसा देवी। द बॉय वॉज कॉल्ड, और बाद में ये बच्चा जो है, इन्हें पुकारा गया, जाना गया जम्बा जी के नाम से। किसके नाम से, जम्बा जी के नाम से इनको जाना गया। किस नाम से, जम्बा जी के नाम से जाना गया। एज ए लिटिल बॉय, एक छोटे बच्चे के रूप में, ही वॉज गिवन द टास्क ऑफ लुकिंग आफ्टर हिज फादर्स लार्ज हर्ड ऑफ कैटल एंड शीप, यानी बच्चे के रूप में इनको कौन सा काम सौंपा गया, उनके पिता का जो एक बहुत बड़ा जानवरों का जो झुंड था, लार्ज हर्ड ऑफ कैटल एंड शीप, उसकी लुकिंग आफ्टर करने के लिए, अर्थात लुक आफ्टर फ्रेजल वर्ब है ये, देखभाल करने के लिए, टास्क माने जॉब है, ये काम उनको बच्चे के रूप में, छोटे बच्चे के रूप में इनके माता पिता ने सौंपा। और ये बचपन में अपने पिता के मवेशियों की और भेड़ों की देखभाल किया करते थे, उनको चराते थे। इट वॉज ग्रेट फन, और जब चराने के दौरान, जब वो अपने मवेशियों को, कैटल को और शीप को जब चराते थे, तो इट वॉज ग्रेट फन टू टेक द एनिमल्स आउट ग्रेजिंग, उनके लिए ये बड़ा ही आनंद का विषय था, आनंद का कारण था। टू टेक द एनिमल्स आउट ग्रेजिंग, जानवरों को ले जा करके और चराना उनके लिए बड़ा ही मज़े का काम था। लाई इन द शेड, और फिर बैठ जाना, लेट जाना, इन द शेड ऑफ ए खेजड़ी ट्री, और एक खेजड़ी ट्री के नीचे लेट जाना। एंड वॉच द हर्ड्स ऑफ ब्लैक बग, और वहाँ पर जो ब्लैक बग है, कृष्ण मृग, काले जो हिरन हैं, उनके झुंड को क्या करना, देखना।
उनके लिए ये सब बड़े ही आनंद का विषय था। जम्बाजी वॉज फैसिनेटेड, और जम्बाजी जो हैं बहुत ही ज़्यादा रोमांचित हो गए, आकर्षित हो गए। फैसिनेटेड का मतलब अट्रैक्टेड हो गए बाय द लिथ ग्रेस। किससे? बाय द लिथ ग्रेस ऑफ दिस हैंडसम एंटीलोप। उसका जो चाल थी, उसकी जो सुंदर सौंदर्य था इस हिरण का, उसके इस सौंदर्य से वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए। मूविंग विद ईज, उसका इस तरह से धीरे धीरे चलना, सुंदरता के साथ चलना, इस कृष्ण मृग का, एंटीलोप का, हिरण का, बारहसिंगे का एक रिदम के साथ, मूवमेंट के साथ चलना उनको बहुत ही भा गया, बहुत ही ज़्यादा उनको प्रभावित किया इस चीज़ ने, सुंदर लगा उन्हें ये चीज़ ऑफ दिस हैंडसम एंटीलोप, एंड थॉट that there was no sight more enthralling than a fight between two well-grown stage। और उन्होंने इसके बाद ये भी माना कि वो मानते थे कि there was no sight, ऐसा कोई नज़ारा नहीं था, more enthralling, जो इतना ज़्यादा क्या हो, enthralling हो। enthralling का मतलब बहुत ही ज़्यादा holding one's attention और ब्यूटीफुल, यानी बहुत ही सुंदर, तो दूसरों का ध्यान आकर्षित कर ले। एंथ्रालिंग माने ब्यूटीफुल, यानी ऐसा इतना सुंदर कोई नज़ारा नहीं था। देन अ फाइट बिटवीन टू वेल ग्रोन स्टेज, यानी दो फुल वयस्क, वेल ग्रोन का मतलब यहाँ पे वयस्क, बड़े, जो बारहसिंगा होते हैं, उनके बीच में जो फाइट होती है, वो जो नज़ारा है, उनका मानना था इस ऐसा नज़ारा, इतना सुंदर नज़ारा उनके हिसाब से कोई दूसरा नहीं था। उतना ज़्यादा उनको अच्छा लगता था इनका इस तरह से अटखेलियाँ करना, लड़ना और भागना कूदना। तो पशु पक्षियों के प्रति शुरू से ही उनके जीवन में एक लगाव था, वन्य जीवों के प्रति वो लगाव रखते थे। उसका उदाहरण हमारे सामने आया, और वही जाकर के आगे जाकर उनके सिद्धांतों में से एक सिद्धांत बना, जिस पर आज भी लाखों इस समुदाय के लोग, कई लाख विश्नोई जो हैं इस नियम को मानते हैं और आज भी अमल करते हैं। आइए इसी क्रम में हम आगे देखते हैं। तो ये अभी जाना कि इस तरह से बचपन में उन्होंने अपना समय बिताया। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देखें, व्हेन जम्बाजी वॉज 25 ईयर्स, और जब वो 25 साल के थे, 25 साल की जब उनकी उम्र थी, ए ग्रेट डिजास्टर ओवरटुक द होल रीजन। तो उस समय जो है एक बहुत ही भयानक डिजास्टर, यानी पूरा समय जो है, आपदा जो है, डिजास्टर का मतलब आपदा जो है, वो वहाँ पर होल रीजन में, अर्थात पूरे क्षेत्र में छा गई। पूरे क्षेत्र में आपदा का शिकार, पूरा क्षेत्र जो है बहुत बड़े आपदा का शिकार हो गया। डिजास्टर का मतलब आपदा, रीजन माने क्षेत्र। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। इसमें हुआ क्या, देखिए किस प्रकार की डिजास्टर थी, किस प्रकार का नेचुरल कैलामिटी थी। जब वो 25 ईयर्स ओल्ड थे, तो पूरे मारवाड़ में एक बड़ी आपदा जो है वो पूरे मारवाड़ में फैल गई। द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रेन, यानी हुआ क्या, स्मॉल क्वांटिटी यानी थोड़ी बहुत मात्रा में जो वर्षा होती थी, दैट यूज्ड टू कम रेगुलरली, जो कि नियमित रूप से आती थी, हालांकि होती कम मात्रा में थी लेकिन नियमित रूप से आती थी, सीज्ड ऑल टुगेदर, वो बिल्कुल क्या हो गई, बंद हो गई, यानी वो बरसात होना ही बंद हो गई। स्मॉल क्वांटिटी में होती थी और वो भी क्या हो गई, हालांकि खैर नियमित रूप से होती थी लेकिन अब वो बिल्कुल बंद हो गई। सीज्ड का मतलब स्टॉप्ड, ऑल टुगेदर, बिल्कुल बंद हो गई। ये एक डिजास्टर उस समय ओवरटुक हुआ। द वर्स्ट सफरर्स, और ऐसे में जो सबसे ज़्यादा पीड़ित जो थे, वर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री है, बैड, वर्स, वर्स्ट,
और सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया जाता है, आप लोग जानते ही हैं। तो सबसे ज़्यादा जो पीड़ित थे वह सफरर्स, सफरर्स का मतलब पीड़ित, इस सारे आपदा में, डिजास्टर में सबसे ज़्यादा नेचुरल कैलेमिटी का जो शिकार हुए, सफरर्स माने पीड़ित, वर द कैटल, वो जानवर थे, वो मवेशी थे। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ड्रॉट, और ये डिजास्टर जो था अकाल के रूप में था, ड्रॉट के रूप में, सूखा के रूप में। ड्रॉट माने होता है सूखा। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ड्रॉट, जो पहला साल निकला अकाल का, और ये अकाल एक साल का नहीं था, आप जानकर अचंभित रह जाएंगे, कई कई वर्षों का था, लगभग 8 साल तक चला था ये। तो अपने आप में ये कितनी बड़ी डिजास्टर था, कितनी बड़ी नेचुरल कैलामिटी थी, ये इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। आज एक साल ड्रॉट का निकल जाता है या सूखा पड़ जाता है तो त्राही त्राही हो जाती है, हालत ख़राब हो जाती है। तो 8-8 साल उन्होंने झेला था। तो उसका जो पहला साल था, दे कुड ईट द बाजरा, पहले साल तो उन्होंने बाजरा खा करके अपना काम चलाया। जो भी एक वनस्पति उनके पास थी भोजन के लिए, खाद्य सामग्री, बाजरा जो है उसको खाकर काम चलाया। स्ट्रा स्टोर्ड, दे कुड ईट द बाजरा, स्ट्रा स्टोर्ड इन द हाउसेज, जो कि उनके, और इसके अलावा जो स्ट्रा यानी तिनके जो उनके घर में बाजरा के जो तिनके उनके घर में जो स्टोर्ड थे, अर्थात जमा किए हुए थे, संग्रहित किए हुए थे बाजरे के तिनकों को, वो खा करके उन्होंने वो पहला साल निकाला। द सेकेंड ईयर वॉज वेरी बैड, और दूसरा साल उनका बहुत ही बुरा निकला। देयर वॉज नॉट अ ब्लेड, किस लिए बुरा था, किस कारण से? देयर वॉज नॉट अ ब्लेड, एक भी पत्ती नहीं थी, ऑफ ग्रास लेफ्ट, यानी घास की एक भी तिनका, घास का एक भी पत्तियां जो है वो अब बची नहीं थी। स्टैंडिंग एनीवेयर, कहीं भी खड़ी, अर्थात कहने का मतलब घास भी पूर्ण रूप से सूख गई थी। पीपल हैक्ड एट एनी ट्री, ऐसे में लोगों ने अपने इस हालात में अपने आप को बचाए रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए किसी भी पेड़ पर को काटना शुरू कर दिया, कुल्हाड़ी चलाना शुरू कर दिया उस पर। हैक्ड माने कुल्हाड़ी चलाया। एंड दे कुड फाइंड एंड फेड द एनिमल ऑन द लीव्स, और फिर अपने जानवरों को इस पत्तियों पर, पेड़ की पत्तियों पर जिंदा रखने की उन्होंने कोशिश की। कुड फाइंड एंड फेड द एनिमल्स ऑन द लीव्स, बट इवन सो देयर वॉज नॉट इनफ ब्राउज फॉर ऑल द हंग्री एनिमल्स, लेकिन सभी जानवरों के लिए, सभी पक्षी जानवरों के लिए पर्याप्त रूप से पत्तियां जो है अब बची नहीं थी। वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी, और वो सफिशिएंट नहीं थी उन भूखे जानवरों के लिए। एंड द ड्रॉट कंटिन्यूड फॉर 8 कंसेक्यूटिव ईयर्स, अभी मैंने चर्चा की थी, 1-2 नहीं, 3-4 नहीं, 5-6 नहीं, 8 साल लगातार। कंसेक्यूटिव का मतलब कंटिन्यूअसली। एंड द ड्रॉट कंटिन्यूड फॉर 8 कंसेक्यूटिव ईयर्स, कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार, 8 सालों तक ये जारी रहा, गैप से नहीं, लगातार। तो एक साल अकाल पड़ जाता है तो हमारी स्थिति गंभीर हो जाती है। तो ये लगभग 8 साल चला। तो ये बहुत ही बड़ी विपदा थी, बड़ा संकट था, नेचुरल कैलामिटी बहुत बड़ी थी। उसका सामना इस क्षेत्र के लोगों ने किया बहादुरी के साथ, जैसे तैसे जो भी संभव हो सका उनसे मर्यादा में रहकर उन्होंने इसका सामना किया। लेकिन हालात बड़े बुरे थे, और अंत में लगभग पेड़ों को काट दिया गया, जानवरों की मौत हो गई, और मनुष्य भी लगभग मरने के कगार पे थे, हालत बड़ी गंभीर थी। देन द पीपल हैड हैक्ड, उसके बाद लोगों ने क्या किया? द पीपल हैड हैक्ड एंड हैक्ड द लास्ट बिट ऑफ फॉलिएज फ्रॉम ऑल द ट्रीज, सारे पेड़ों के जो अंतिम टुकड़ा था फोलिएज का, उसकी पत्तियों का, उस तक को लोगों ने क्या कर दिया? काट डाला। हैक्ड एंड हैक्ड, उस पर कुल्हाड़ी चला दी, अर्थात उन्हें काट डाला। फोलिएज माने जो हरी पत्तियां होती है, टहनियाँ वगैरह, उसकी पत्तियां, उसको उन्होंने काट डाला जब तक उनका बस चला।
कट कर दिया। हैक्ड का मतलब होता है कट। तो इसी क्रम में आगे चलेंगे। विच फाइनली बिगेन टू ड्राइव, अब धीरे धीरे वो पेड़ उनकी फोलिएज को काट देने के कारण धीरे धीरे वो ड्राई अप हो गए, सूखने लगे। बिगेन टू प्लस वर्ब फर्स्ट, एक फंडा यहाँ भी जाने, अगर किसी भी सेंटेंस में बिगेन टू प्लस वर्ब फर्स्ट आ रहा है कहीं, तो उसका हिंदी में क्रिया प्लस लगा लगी अर्थ निकलता है। जैसे यहाँ आया बिगेन टू ड्राई अप, सूखने लगे। इसी तरह बिगेन टू प्ले, खेलने लगे। बिगेन टू लाफ, हंसने लगा। बिगेन टू रन, दौड़ने लगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। फाइनली मतलब अंततः, अल्टीमेटली, एट लास्ट, ये पेड़ जो हैं ये पेड़ भी सूखने लगे, जिनके फोलिएज के अंतिम टुकड़े तक को लोगों ने काट डाला। व्हेन द स्टोर्ड, और जब द स्टोर्ड ग्रेन जो है वो एग्जॉस्टेड, और जब घरों में लोगों के जमा किया गया, स्टोर्ड का मतलब संग्रहित किया गया, जमा किया गया, जो अनाज था, ग्रेन का मतलब अनाज, जब एग्जॉस्टेड हो गया अर्थात समाप्त हो गया, फिनिश्ड हो गया, पीपल एट खेजड़ी, तो लोगों ने खेजड़ी खाई। लोग खेजड़ी को खाने लगे। खेजड़ी के पोड्स जो होते हैं, उसके जो पोड्स जो होते हैं, फलियाँ जो होती हैं, उनको खाने लगे। एंड द फ्लोर ऑफ ड्राइड बेर सीड्स, और इसके अलावा लोगों ने जो बेर जो होता है उसकी जो बीज होते हैं उसको पीस करके, सूखा कर पीस करके उसका आटा बना करके उन्होंने खाना शुरू किया। तो बड़ी विषम परिस्थितियाँ थी, और धीरे धीरे जो पर्यावरण की रक्षा करने वाले पेड़ों पर सीधा हमला हो रहा है, क्योंकि मनुष्य जो है जिंदा रखने के लिए पूर्ण रूप से डिपेंड होता है, जानवरों को जिंदा रखने के लिए इन पर डिपेंड रहता है, मनुष्य ही उस पर डिपेंड हो गया। हालात बड़े गंभीर हैं कि उनको जो ड्राइड बेर सीड्स हैं उनको पीस कर आटे के रूप में यूज लेना पड़ा। व्हेन दिस टू वॉज एग्जॉस्टेड, और जब ये भी फिनिश्ड हो गया, ये चीज़ भी ख़त्म हो गई, दे टोर द बाक, तो उन्होंने क्या करना शुरू किया, लोगों ने पेड़ों के जो बाक हैं, उसके जो छाल हैं, उसको उन्होंने निकालना शुरू किया, चीरना शुरू किया, फाड़ना शुरू किया, कुल्हाड़ी से हटाना शुरू किया। टेयर टोर टोर्न, चीरना होता है इसका मतलब। तो यहाँ पर निकालना शुरू किया, उखाड़ना शुरू किया। बाक ऑफ द सांगरी ट्रीज, सांगरी के जो पेड़ हैं उनकी छालों को निकालना शुरू किया। एंड पाउडर्ड एंड कुक्ड इट, और उसको पाउडर बनाया पीस करके, और फिर उसको पकाया। इस तरह के से उन्होंने अपने भोजन के रूप में, भोजन के ऑप्शन के रूप में इस तरह से सांगरी के जो बाक्स हैं, बाक ऑफ द सांगरी ट्रीज का यूज़ किया। दे हंटेड एवरी वन ऑफ द स्टार्विंग ब्लैक बक्स, और फिर इसके बाद दे हंटेड एवरी वन ऑफ द स्टार्विंग ब्लैक बक, एंड फाइनली दे अबेंडन्ड ऑल होप एंड माइग्रेटेड इन मासेज। उसके बाद उन्होंने, जब ये सब स्थितियां गंभीर हो गई, अनाज बचा नहीं, वनस्पति रही नहीं, तो उन्होंने शिकार करना शुरू किया, हंटिंग शुरू की। दे हंटेड, उन्होंने शिकार किया ऑफ एवरी वन ऑफ द स्टार्विंग ब्लैक बक्स, यानी जो भूख से मर रहे, स्टार्विंग का मतलब होता है भूख से मर रहे, भूखमरी के शिकार जो ब्लैक बक्स हैं उनका भी शिकार करना उन्होंने शुरू किया। एंड फाइनली, और अंततः, दे अबेंडन्ड ऑल होप, उन्होंने अपनी सारी आशाएं त्याग दी। अबेंडन्ड का मतलब त्याग देना, क्विट कर दी। एंड माइग्रेटेड इन मासेज, और भीड़ में बड़ी संख्या, मासेज का मतलब इन लार्ज नंबर, क्राउड फॉर्म में, अर्थात बड़ी संख्या में उन्होंने वहाँ से माइग्रेशन कर दिया, यहाँ से या उस स्थान को छोड़कर चले गए जब उनकी सारी आशाएं धूमिल हो गई। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कैटल पेरिश्ड, टेंस ऑफ थाउजेंड्स अर्थात दसों हजार जो मवेशियाँ हैं, मवेशी जो हैं वो पेरिश्ड हो गए, डाइड, पेरिश का मतलब होता है डाइड, मर गए। ऑन द वे, रास्ते में ही। बाई नाउ द होल कंट्री वॉज बैरन, और अब तक वहाँ की जो सारी जो क्षेत्र था, पूरा जो क्षेत्र था
मारवाड़ वो बैरन हो गया, अर्थात बंजर हो गया, कुछ भी नहीं था। नो, देयर वॉज नो साइन ऑफ एनी वेजिटेशन, बंजर भूमि हो गई। देयर वॉज नॉट अ ट्री, देयर वॉज नॉट अ ट्री इन साइट फॉर माइल्स टुगेदर, मीलों तक कोई भी पेड़ जो है नज़र नहीं आया। नोर अ सिंगल काउ, और एक गाय तक नज़र नहीं आई। और ए ब्लैक बक, और कोई ब्लैक बक भी नज़र नहीं आया। द ओनली पीपल टू होल्ड ऑन वर बिग लैंडलॉर्ड्स लाइक जम्बाजीज फादर। और ऐसे में जो लोग केवल बचे, जो बने रहे, वहीं रहे, वो थे, जो उस स्थान को छोड़कर नहीं गए, वो थे बिग लैंडलॉर्ड्स लाइक जम्बाजीज फादर, बड़े जो जमींदार हुआ करते थे उस जगह के, जैसे जम्बाजी के पिताजी, विद ह्यूज स्टोर, जो बाजरा, जिनके पास में बड़ी मात्रा में संग्रहित किया हुआ, स्टोर किया गया बाजरा था। दैट सम हाउ लास्टेड थ्रू द डिफ़िकल्ट टाइम्स, जो जैसे तैसे इस बुरे समय में भी चल गया, टिक गया, अर्थात उनका समय निकल गया और ये बुरा समय जो है पार हो गया। और उस बुरे समय में ये इनके पास जो अनाज था वो चल गया। लास्ट का मतलब होता है चल जाना, लास्टेड। तो यहाँ देखा कि किस तरह से बुरी स्थिति का सामना किया और बहुत ही बुरा अकाल था। यूँ देखा जाए तो भारतीय इतिहास के जो भयंकर अकाल थे उनमें से एक था ये। 8 साल लगातार ड्रॉट की कंडीशन बने रहना अपने आप में एक बहुत ही बुरा समय होता है, किसी भी व्यक्ति के जीवन में आए तो। इस तरह से देखा आपने किस तरह से संघर्षमय जीवन रहा जम्बाजी का। उनके बचपन में ही बहुत ही ज़्यादा संघर्ष उनको करना पड़ा। आसपास उनके माहौल बहुत ही ज़्यादा दयनीय था, लोग बहुत ही पीड़ा में थे। पीपल वर सफरिंग, लोग पीड़ित हो रहे थे। उनके पास में खाने के पीने के लिए कुछ भी नहीं था, रोज़गार के नाम पर कुछ नहीं था। तो ऐसे में आगे की कहानी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे किस तरह से आगे जम्बाजी को एक स्वप्न आया और फिर उसमें उन्होंने क्या देखा और उसके अनुसार उन्होंने प्रयास किए और उस क्षेत्र को एक बहुत बड़ा हरा भरा क्षेत्र बना दिया। तो ये नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से आशा करता हूँ कि आप समझेंगे इसको और प्रयास करें। आपको करना ही होगा प्रयास, क्योंकि अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। समय दें आप, अब समय निकलता जा रहा है हमारे लिए। 2.5 महीने का समय निकल चुका है और बहुत कम समय रह गया है बोर्ड क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। तो थोड़ा सा सीरियस हो जाएं और समझने की कोशिश करें। और आपके लिए एक खुशखबरी ये है कि 21 सितंबर से शायद संभवतः आपकी फेस टू फेस क्लासेस शुरू हो जाएगी। बड़ी सावधानी से हमको इन क्लासेस को अटेंड करना है। कोरोना का भी डर जो है गया नहीं है, तो जो भी गाइडलाइंस दी जाएगी उसके अनुसार आप उसको गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, ऐसी आशा करते हैं। थैंक यू।